हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी चल गई गए निशाचर भाग। हिंदी काव्य की ये पंक्तियां मुझे लगता है हम सब ने कभी ना कभी जरूर सुनी है। एक ऐसी कल्पना जहां कारण के पूरा होने से पहले ही कार्य पूरा हो जाता है। सोचिए, पूंछ में ठीक से आग लगी भी नहीं और पूरी लंका जलकर राख हो गई। आज हम इसी कला की गहराइयों में उतरेंगे। अतिशोक्ति अलंकार। पर ये सिर्फ बढ़ा चढ़ाकर बोलने की बात नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा सवाल छिपाया है ना, कि इंसान आखिर क्यों अपनी कहानियों को, अपनी भावनाओं को इस हद तक खींचता है। हमारे पास इस विषय पर कुछ बहुत ही विस्तृत स्रोत हैं जो इसकी परिभाषा से लेकर इसके कई पेचीदा प्रकारों तक सब कुछ समझाते हैं। तो चलिए आज इसी को कुरेदते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या छिपा है। तो शुरू से शुरू करते हैं। व्याकरण की किताबों में इसकी क्या परिभाषा दी गई है? देखिए, इसकी जो किताबी परिभाषा है वो तो बहुत सीधी है। वो कहती है कि जहां किसी वस्तु या बात का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि लोक सीमा का उल्लंघन सा प्रतीत हो। लेकिन यहाँ जो सबसे काम का हिस्सा है वो है लोक सीमा का उल्लंघन। लोक सीमा का उल्लंघन यानी जो आमतौर पर संभव माना जाता है उसकी हदों को पार कर जाना। बिल्कुल। और ये सिर्फ कविता को सजाने के लिए नहीं है। हमारे स्रोत इशारा करते हैं कि इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक वजह है। अच्छा? हाँ, जब कोई कवि किसी भावना को, चाहे वो वीरता हो, प्रेम हो या दुख, उसको उसकी चरम सीमा पर महसूस कराना चाहता है तो साधारण रोजमर्रा की भाषा कम पड़ जाती है। तो अतिशयोक्ति उस सीमा को लांघने का एक जरिया है, ताकि सुनने वाला भी उस भावना को उसी तीव्रता से महसूस कर सके। ये शब्द खुद अतिशय और उक्ति से बना है। मतलब बहुत बड़ी हुई बात। सही पकड़ा। समझ गया। तो ये सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि एक टूल है, एक औजार है। और किसी भी औजार को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसे एक्शन में देखना। हमारे स्रोतों में कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो शायद हर किसी के जहन में बसे होंगे। जैसे चेतक वाला। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ये तो कमाल है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ सिर्फ चेतक की रफ्तार नहीं बताई जा रही है। तो फिर क्या बताया जा रहा है? यहाँ असल में महाराणा प्रताप की सोच की रफ्तार और चेतक की रफ्तार के बीच एक होड़ दिखाई गई है। इंसान की सोच से भी तेज गति। बिल्कुल। ये असंभव है, लेकिन ये एक पल में चेतक की असाधारण स्वामी भक्ति और उसकी बेमिसाल फुर्ती को पाठक के मन में हमेशा के लिए स्थापित कर देता है। नहीं, ये एक भावना है, कोई गणित नहीं। और एक और उदाहरण जो मुझे हमेशा बहुत प्रभावशाली लगा है वो है तलवार वाला। कड़त साथ ही म्यानते असे रिपु तनते प्राण। हाँ, बिल्कुल वही। कितना छोटा लेकिन कितना शक्तिशाली है ना? हाँ। इसका मतलब है जिस पल तलवार म्यान से बाहर निकली, ठीक उसी पल दुश्मन के शरीर से प्राण निकल गए। यहाँ गति इतनी ज्यादा है कि समय का फासला ही खत्म हो गया है। कारण यानी तलवार का निकलना और कार्य यानी प्राण का निकलना एक ही पल में हो रहे हैं। हाँ, ये उस योद्धा की कुशलता को उस स्तर पर ले जाता है जहां शब्द पहुंच ही नहीं सकते। अच्छा, एक बात बताइए, ये दोनों उदाहरण चेतक वाला और तलवार वाला हैं तो दोनों अतिशयोक्ति, पर मुझे ये अलग अलग तरह के लगते हैं। कैसे? चेतक वाले में सोच से तेज गति है और तलवार वाले में दो घटनाएं एक साथ हो रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बढ़ा चढ़ाकर कहने के भी अलग अलग तरीके हैं। हमारे स्रोतों में तो इसके 7 भेद बताए गए हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अतिशयोक्ति एक बड़ा छाता है जिसके नीचे कई खास तरह की शैलियां हैं। प्राचीन विद्वानों ने इसे बहुत बारीकी से समझा था। हमारे स्रोत मुख्य रूप से 5 भेदों पर जोर देते हैं जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। और मजे की बात यह है कि हम अनजाने में इनमें से 2 पर पहले बात कर चुके हैं। अच्छा, वो कैसे? चलिए देखते हैं। पहला और सबसे आम भेद है अत्यंतातिशयोक्ति। अत्यंतातिशयोक्ति। हाँ, इसमें कार्य कारण के होने से पहले ही हो जाता है। अब याद कीजिए हमारा सबसे पहला उदाहरण, हनुमान जी वाला। हाँ, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई। बिल्कुल। यहाँ कारण है पूंछ में आग लगना और कार्य है लंका का जलना। कविता कहती है कि कारण पूरा हुआ ही नहीं और कार्य पहले ही संपन्न हो गया। ये है अत्यंतातिशयोक्ति। वाह! तो इसका एक तकनीकी नाम भी है। और तलवार वाला उदाहरण? वो दूसरा भेद है, अक्रमातिशयोक्ति। अक्रमातिशयोक्ति मतलब जिसमें कोई क्रम न हो। जैसे ही तलवार म्यान से बाहर आई उसी क्षण प्राण भी निकल गए। दोनों घटनाओं में कोई क्रम नहीं है।
वो एक ही हैं। ये किसी की बेजोड़ रफ्तार को दिखाने का काव्यात्मक तरीका है। बिल्कुल। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो अब तक जो हम सिर्फ उदाहरण समझ रहे थे, असल में वो इसके अलग अलग प्रकार थे। हमारे स्रोतों में एक और प्रकार का जिक्र है, संबंधातिशयोक्ति। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि जहां संबंध न हो वहां भी संबंध बना दिया जाए। ये कैसे काम करता है? ये बहुत ही कलात्मक भेद है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है, पंखुरी लगे गुलाब की, परी है गात खरौंठ। पंखुरी लगे गुलाब की। इसका अर्थ है कि नायिका इतनी कोमल है कि उसके शरीर पर अगर गुलाब की पंखुड़ी भी लग जाए तो खरौंठ आ जाएगी। लेकिन क्या कभी-कभी ऐसा वर्णन हास्यास्पद नहीं लगता? मतलब गुलाब की पंखुड़ी से खरौंच आना, क्या यहाँ कवि अपनी कला दिखाते दिखाते विश्वसनीयता की रेखा पार नहीं कर जाता? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब ही इस अलंकार की आत्मा है। देखिए, कवि का मकसद ये बताना नहीं है कि पंखुड़ी से सच में खरोंच लग सकती है। उसका मकसद है कोमलता की एक ऐसी तस्वीर बनाना जिसकी कोई और मिसाल न हो। वो एक असंभव संबंध स्थापित करके कोमलता की भावना को उसकी चरम सीमा तक पहुंचा रहा है। पाठक जानता है कि ये सच नहीं हो सकता, लेकिन वो उस भावना की गहराई को महसूस कर लेता है। और यही इसकी जीत है। बिल्कुल। यानी ये सच के बारे में नहीं, बल्कि भावना के सच के बारे में है। अब मैं उस भेद पर आना चाहता हूं जो मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करता है, रूपकातिशयोक्ति। इसमें उपमेय को छिपाकर सिर्फ उपमान का वर्णन होता है। ये तो एक पहेली की तरह लगता है। और ये है भी एक पहेली। ये शायद अतिशयोक्ति का सबसे सूक्ष्म और कलात्मक रूप है। हमारे स्रोतों में जयशंकर प्रसाद जी की एक पंक्ति है, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों में। बांधा था विधु को किसने, विधु यानी चंद्रमा, काली जंजीरों में। इसका क्या मतलब हुआ? यही तो कवि का कमाल है। यहाँ असल में बात हो रही है प्रियतमा के चेहरे की। अच्छा। विधु यानी चंद्रमा प्रियतमा का मुख है, जो कि उपमेय है, और काली जंजीरें उसके बाल हैं। तो कवि ने मुख और बाल शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया। उसने उपमेय को पूरी तरह से छिपा दिया और सिर्फ उपमानों यानी चंद्रमा और जंजीरों से ही पूरी तस्वीर बना दी। उसने मान लिया है कि चेहरा इतना सुंदर है कि उसे चेहरा कहने की जरूरत नहीं, वो तो है ही चंद्रमा। कमाल है। तो क्या ये कह सकते हैं कि रूपक अतिशयोक्ति सबसे कलात्मक भेद है? क्योंकि इसमें कवि पाठक के भरोसे है कि वो छिपे हुए अर्थ को समझ जाएगा। अगर पाठक नहीं समझा तो पूरी पंक्ति का मतलब ही खो जाएगा। ये एक तरह का जोखिम है। बिल्कुल। ये कवि और पाठक के बीच एक समझ का रिश्ता बनाता है। कवि पाठक की कल्पना को दावत देता है कि आओ और इस पहेली को सुलझाओ, और जब पाठक उसे सुलझा लेता है तो उसे जो आनंद मिलता है वो सीधा सीधा अर्थ बता देने में कभी नहीं मिल सकता। ये तो अद्भुत है। हमने देखा कि कैसे कारण से पहले कार्य हो सकता है, कैसे कारण और कार्य एक हो सकते हैं, कैसे असंभव संबंध बनाए जा सकते हैं, और कैसे किसी चीज को बताए बिना ही उसके बारे में सब कुछ कहा जा सकता है। ये सब सदियों पुराने उदाहरण है, पर क्या ये इंसानी आदत, अपनी बात को चरम पर ले जाने की आदत आज भी जिंदा है? जिंदा है। मुझे लगता है आज ये पहले से कहीं ज्यादा जिंदा है, बस इसका रूप बदल गया है। सच में? हाँ, ये हमारे चारों तरफ है, सिनेमा में, विज्ञापनों में, हमारी रोज की बातचीत में। सिनेमा में? जैसे? सली देओल का वो मशहूर डायलॉग याद है, ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। अरे हाँ, बिल्कुल। क्या किसी ने कभी उस हाथ का वजन किया? नहीं। वो 2.5 किलो एक वजन नहीं, वो ताकत की वो चरम सीमा है जिसे बताने के लिए साधारण शब्द काफी नहीं थे। ये आज के दौर की अतिशयोक्ति है। हाँ, या जब कोई हीरो एक ही घूंसे से 10 लोगों को हवा में उड़ा देता है, वो क्या है? वो वीरता की अतिशयोक्ति है। सही कहा। और विज्ञापनों में तो ये शायद हर जगह है। रेड बुल गिव्स यू विंग्स, रेड बुल आपको पंख देता है। हाँ, ये तो बहुत अच्छा उदाहरण है। कोई भी ये नहीं मानता कि सच में पंख निकल आएंगे, लेकिन ये उस एनर्जी ड्रिंक से मिलने वाली ऊर्जा की भावना को चरम पर ले जाता है। या जब कोई क्रीम का विज्ञापन कहता है कि इसे लगाकर आपकी जिंदगी बदल जाएगी, ये सौंदर्य के प्रभाव की अतिशयोक्ति है। और हम अपनी आम बातचीत में भी इसका कितना इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं तुम्हें 1000 बार बोल चुका हूं, या भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। बिल्कुल, ना हमने 1000 बार बोला होता है और ना पेट में सच में चूहे होते हैं। ये हमारी झुंझलाहट या हमारी भूख की तीव्रता को बताने का हमारा अपना तरीका है। तो संक्षेप में कहें तो अतिशयोक्ति झूठ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये एक बड़े सच को, एक भावनात्मक सच को
कहने का एक कलात्मक तरीका है। ये भाषा की सीमाओं को तोड़ने का एक प्रयास है। आज हमने देखा कि कैसे कवि शब्दों से परे जाकर कल्पना की सीमाओं को तोड़कर अपनी बात कहते हैं। हमने एक साधारण सी परिभाषा से शुरुआत की और उसके मनोवैज्ञानिक कारणों, उसके अलग अलग कलात्मक प्रकारों और आज के दौर में उसके जिंदा रूपों तक का सफर तय किया। और ये भी समझा कि ये कला कितनी सूक्ष्म और प्रभावशाली हो सकती है। ये सिर्फ बढ़ा चढ़ाकर बोलना नहीं, बल्कि सही भावना को सही तीव्रता तक पहुंचाने का एक सधा हुआ हुनर है। या दर्शकों के लिए सोचने के लिए एक विचार छोड़ते हैं। हमारे स्रोत प्राचीन और मध्यकालीन काव्य पर केंद्रित थे और हमने सिनेमा और विज्ञापनों की बात की। लेकिन आज के दौर की सबसे शक्तिशाली जगहों जैसे समाचार की सुर्खियां या राजनीतिक भाषणों में अतिशयोक्ति का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, सोचिए। कब एक शक्तिशाली भावनात्मक अतिशयोक्ति एक खतरनाक भ्रामक प्रचार में बदल जाती है। वो महीन रेखा कहाँ है और उसे कौन